नमस्कार साथियों, हम ले आए हैं आपके लिए सीरीज एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 पार्ट 3A। इसकी विषय सूची है हमारी टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 9, यानी जीएसटीआर 9 रिटर्न का हमारा टेबल 4। इस टेबल 4 में हम भरते क्या हैं? जैसे देखिए, इसका विवरण लिखा हुआ है नीचे। डिटेल्स ऑफ द एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। इसका ये मतलब हुआ कि आपने पिछले जो वित्तीय वर्ष आपका बीत गया है उसमें जो इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई आपने की है उसका पूरा विवरण आपको इसमें दिया गया है, उसको आपको देखना है। ये जो सीरीज है ये कई वीडियो में मिला के बनी हुई है। अगर आप जीएसटीआर 9 पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज के एक एक वीडियो को आप देखें। ये सीरीज ये देखने के लिए आप YouTube पे जाएं और हमारे चैनल को वहां पे सर्च करें और वहां की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पे एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 आपको मिल जाएगा और इसकी सारी वीडियो को आप एक स्टेप बाय स्टेप देखकर सीख लें, जिससे अपना और अपने क्लाइंटों का जीएसटीआर 9 बिना गलती के फाइल कर सकें। अगर इसके बाद भी इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आ- संस्था का मोबाइल नंबर और पता आपके सामने प्रदर्शित है। आप हमसे सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलता हूं मैं वीडियो की ओर। अब हम आ गए हैं अपने इस थ्योरी पोर्शन पे। अब कैसे आते हैं ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। इसमें है डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने जीएसटी R1 और 3B में आपने डिटेल भरी थी वही डिटेल यहाँ पे इस टेबल नंबर 4 में आ रही है। इस टेबल नंबर 4 को ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, इस तरह से। अगर मैं आपको बताऊं ये टेबल नंबर 4 कहाँ होती है, आपने ध्यान दिया होगा। नहीं ध्यान दिया है तो मैं दोबारा आपको फिर याद करा दे रहा हूँ। जब ये हमारा जीएसटीआर वर्क 9 हमारा ओपन होता है तो हम देखते हैं जो ये पहली ये जो देखा ना 4 लिखा हुआ है, तो ये जो पहली टेबल है ये हमारी 4 टेबल होती है। इसी के बारे में हम व्याख्या इस समय हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। आप समझ गए होंगे जीएसटीआर 4 ये जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 4 कहाँ होती है, कैसे शो होती है। अभी इसको हम प्रैक्टिकल में भी हम इस चीज को हम देखेंगे तो हमारे ज्यादा समझ में आएगा। पहले थ्योरी पोर्शन पूरा कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं, ये हम आ गए हैं। अब इसमें है क्लिक द 4 डिटेल्स ऑफ द एडवांस inward and outward supply made during the financial year on which tax is payable. Tile to interview the summary of a outward inward supply made during the financial year. जैसे मैंने भी बताया कि जो आपने जीएसटी R1 में डिटेल भरी थी और वो डिटेल और जीएसटी R3B में जो डिटेल भरी थी वो डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होती है। अगर उसमें आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसको जब आप क्लिक करते हैं इस टेबल को तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें देखिए देखिए ऊपर इसमें विवरण दिया है डिटेल्स ऑफ द एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको ये देना है। यहाँ पेबल का मतलब है कि आप दे चुके हैं, क्योंकि ये डाटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है ना। अगर डाटा गलत हो रहा हो, गलत आया हो तो आप इसको संशोधन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 12 महीने का जीएसटी R1 और 3B ऑलरेडी आपके पास पहले से उपलब्ध होता है। उनका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अगर कहीं गलत है तो उसे संशोधन कर लीजिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं दिखता कैसे है। इसमें ए है जिसमें हम देखते हैं। अब देखते हैं देखिए पहले ए के ऊपर हम देखते हैं नेचर ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड ड्यूटी टैक्स एंड सेस।
ये इस तरह की इसकी ये हमारी कॉलम बने हुए होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ए कह रहा है सप्लाईज मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि आपने पिछले 12 महीनों में आपने आपने जो ऐसे कस्टमर जिनके पास जीएसटी नहीं है, बी टू बी और बी टू सी का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। बी टू सी का मतलब हुआ बिजनेस टू कस्टमर, यानी आपने ऐसे लोगों को माल बेचा जिनके पास जीएसटी नहीं है, तो उनको कितना आपने माल बेचा उसका विवरण यहाँ पे रहेगा। बी देखिए, सप्लाईज मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन बी टू बी, यानी ऐसे कितना आपने माल बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस किया, यानी ऐसे लोगों को माल बेचा जिनके पास जीएसटी नंबर था, उसका ब्यौरा आप यहाँ भरेंगे। सी में देखें, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू द सेल्स। यहाँ पे कह रहे हैं जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब होता है कि उसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम है उसको हाइड कर दिया गया है, लेकिन आईजीएसटी का कॉलम हाइड नहीं है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई तो खास के एक्सपोर्ट के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में आपने किया हो तो यहाँ पे ये चीज लगती है। और जो सेड सेड से अलग हो, एसएस का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, इनसे अलग आपका कोई सप्लाई हो, वो भी जीरो रेटेड की सप्लाई हो, तो इसका विवरण यहाँ देना है। सप्लाईज टू सेल्स ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स, जो अब आप डी में देख रहे हैं, डी में है सप्लाईज टू सेल्स, आपने सेल्स को जो भी आपने पेमेंट किया है, सरकार बहुत से उद्योग होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में वो घोषित कर देते हैं, तो उनके लिए अलग प्रावधान होते हैं, तो उसका ब्यौरा हम आप यहाँ पे देंगे। अब ये ऐसा एक एग्जाम्पल बनाया गया है जिसमें सारे जानकारी दी गई है। अब जो आपके लिए इम्प्लीमेंट हो वो आप लीजिए, शेष को आप छोड़ दीजिए। डीम्ड एक्सपोर्टर, यहाँ देखिए डीम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब ये डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे तब हम समझाएंगे। अभी आप इतना ही समझिए। एडवांस, अब देखिए एफ क्या कह रहे हैं, एडवांस ऑन द विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड इन ए एंड ई। जो कह रहे हैं ए टू ई में जो कवर नहीं है, यानी ए बी सी डी में, ई में जो कवर नहीं है, एडवांसेस ऑन द विच टैक्स हैज बीन पेड, यानी एडवांस में ही जिसका हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन इनवॉइस जारी नहीं हुई है, उसका भी ब्यौरा आपको यहाँ देना है। जी देखिए, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। अब यहाँ पे आरसीएम लागू हो रहा है, आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ये इनवर्ट सप्लाई है। ए से लेके एफ तक में ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, सॉरी ए से लेके डी, ए से लेके ई तक ये हमारी, माफ कीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि ए से लेके ये ई तक ये हमारी बिक्री की विवरण है। एफ जो है ये भी हमारी बिक्री ही है, लेकिन हमने अभी इसका इनवाइस जारी नहीं की है। तो यहाँ पे सप्लाई का जब हम मतलब करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमने माल बेचा है। खरीद का मतलब होता है इनवर्ट सप्लाई। देखिए जी में लिखा है ना इनवर्ट सप्लाई। एफ को समझिए, एडवांसेस ऑन द विच टैक्स हैज बीन पेड, कि ऐसा जो हमने कोई एडवांस में टैक्स पेड कर दिया है लेकिन अभी इनवाइस जारी नहीं की है, और जो ए से ई में कवर नहीं होती है, नॉट कवर्ड अंडर ए टू ई एव। तो ए से लेके एफ तक ये सारी हमारी बिक्री है, ठीक है, क्योंकि आ, जो हमारी खरीद होती है वो खरीद का ब्यौरा यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। अगर खरीद का ब्यौरा पूछा जा रहा है तो खाली एक सेंस में, जो हमारा जी का सेंस है, इनवर्ट सप्लाई टू विच टैक्स टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज, जब हम पे रिवर्स चार्ज लगता है, जब हम रिवर्स चार्ज देने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं तभी हमें उसका ब्यौरा देना है, अदरवाइज अपनी खरीद का ब्यौरा हमको यहाँ पे नहीं देना है। ऐसे में करते हैं, इसको हमने ए टू जी हम इसको जोड़ देते हैं, यानी कि कितना हमने कितना माल बेचा,
कितना टैक्स हमने IGST में पे किया, कितना CGST में पे किया, कितना SGST में पे किया, कितना हमने सेस लगाया, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं। फिर मैं बताऊं कि इनवर्ट सप्लाई में जब रिवर्स चार्ज लगता है तभी उसका ब्यौरा देना है। इनवर्ट सप्लाई मतलब खरीद, जी को देख रहे हैं। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है खरीद। खरीद का ब्यौरा हमें खाली एक ही दशा में देना है, जब हम उसका हमारे ऊपर RCM लगता है, जब हम टैक्स जो टैक्स जो हमें अगला जिसको देना था, RCM वाला समझ रहे हैं ना, कि हमने नॉर्मली हमने माल खरीदा तो सामने वाले के पास GST नहीं है, तो उसके हिस्से की GST हमें पे करनी पड़ेगी, तब हम उसको ITC क्लेम करते हैं। RCM के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं काफी अच्छे से इस चीज को कवर करूंगा। यहाँ हम नॉर्मल बेसिस पे कवर कर सकते हैं कि इनवर्ड सप्लाई जो है वो सिर्फ एक चीज में कवर होती है, वो होती है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। हमने आपके यहाँ गए माल खरीदने, आपने हमें इनवॉइस जारी कर दी और हमने उसका फुल पेमेंट, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स ये दोनों चीजें थी जिसको जोड़ के इनवॉइस वैल्यू होती है, वो हमने पूरा पेमेंट कर दिया और हम चले गए। अब उस माल के विषय में हमें किसी भी प्रकार की पेमेंट सरकार को नहीं करनी है। जो माल हमने जिस व्यापारी के यहाँ से खरीदा, तो उसका जो टैक्स सरकार के पास जमा करने की खरीदारी हमारे उस थोक विक्रेता की है जिसके यहाँ से हमने माल खरीदा है। बात समझ रहे हैं, जहां से हमने माल खरीदा है हमने तो भाई टैक्सेबल वैल्यू भी दे दी, टैक्स भी दे दिया। ये दोनों टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स जोड़कर हमने इनवाइस वैल्यू दे दी। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लियर करता हूँ। देखिए, हम कहीं से माल खरीदते हैं, हम टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, ये दो जोड़ के हमारा इनवाइस वैल्यू आता है। हम ये इनवाइस वैल्यू देके चले जाते हैं। अब इस टैक्स को सरकार के पास जमा कराने की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिससे हमने माल खरीदा है उसकी होती है। लेकिन RCM के केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, जो ये टैक्स देने की जो जिम्मेदारी है, ये हमारी है। ये हम एज ए परचेजर, एज ए परचेजर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस टैक्स को सरकार के पास जमा कराएं। इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसमें इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को खाली उसको इनवाइस वैल्यू देके चले जाते हैं, फिर उसको टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 बार टैक्स लग जाए हमारे ऊपर। जैसे कि टैक्स तो एक ही बार लगेगा ना, या तो हमसे दुकानदार ले ले या तो खरीद के हम जमा कर दें। ऐसा थोड़ा ना होता है कि दुकानदार भी हमसे लेगा और हम भी देंगे, सरकार को एक ही चीज पे डबल टैक्स नहीं मिल गया। तो RCM तभी एप्लीकेबल होगा कि जब कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत जो हमारा जो विक्रेता है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, हम तो क्रेता हैं, सामने वाला विक्रेता हुआ, तो वो हमसे टैक्स नहीं ले सकता है। और उस जो टैक्स की देनदारी है वो एज ए परचेजर, हम परचेज कर रहे हैं ना उससे, तो हम परचेजर हुए ना, तो एज ए परचेजर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम जमा करें। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, आइए थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझते हैं। जो हमारा नॉर्मल केस है,
देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल केस में जब हम कहीं माल खरीदते हैं तो हम टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स बराबर इनवाइस वैल्यू, हम इनवाइस वैल्यू का पेमेंट करके चले जाते हैं। जो हमने टैक्स दिया है, जो हमने जिस दुकानदार को टैक्स दिया है, तो टैक्स लायबिलिटी शुड बी डिपॉजिटेड बाय सेलर। जिसने बेचा है उसकी जिम्मेदारी है कि उस टैक्स को जमा कराए सरकार के पास, नॉट परचेजर। परचेजर की जिम्मेदारी नहीं है। और लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर इनवाइस वैल्यू, हम यहाँ पे जो दुकानदार होता है हम सिर्फ इनवाइस वैल्यू देके चले जाते हैं जिसमें टैक्स शामिल नहीं होता है। द टैक्स लायबिलिटी शुड 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 नॉट बी डिपॉजिटेड बाय सेलर। यहाँ जब जब दुकानदार ने टैक्स लिया ही नहीं तो जमा काहे को करेगा, इट शुड बी डिपॉजिटेड बाय परचेजर। यहाँ पे जो खरीदार है वो उसको परचेज करता है। आप इसको देख रहे हैं और आप समझ गए होंगे बात को कि इस केस में क्या है कि इसकी डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी सेलर की है और आरसीएम में परचेजर की है। क्लियर, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आरसीएम का केस होता है जहाँ टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर रेज होती है, हमें खाली वही डिटेल देनी है और बाकी सारी जो है हमारी ए से लेके एफ तक ये हमारी सेल है, टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर ही आनी है। तो इसको हमने जोड़ लिया। आई क्या है, क्रेडिट नोट इशूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड बाय बी एंड ई। अब यहाँ देखिए बी टू ई, अब बी से लेके ई तक में इसी में ही हम क्रेडिट नोट हम जारी करते हैं। अब क्रेडिट नोट या डेबिट नोट क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है। अब यहाँ पे आप समझिए क्रेडिट नोट क्या होता है कि टैक्स इनवॉइस गोइंग लेसर। अगर क्रेडिट नोट क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि मैंने अपना सामान किसी को बेचा, अपना गुड्स या सर्विस बेची लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे वापस लेनी पड़ गई। अगर मैं गुड्स और सर्विस वापस ले रहा हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट कस्टमर को वापस करनी पड़ेगी, तो इस दशा में मैं क्रेडिट नोट जारी करूंगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एनी एरर इन टैक्स इनवॉइस एज लाइक टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स परसेंटेज, या जो हमने टैक्स इनवॉइस बनाई थी उसमें टैक्सेबल वैल्यू कुछ 2 लाख लिखनी थी तो हमने 20,000 की ही बना दी, या सॉरी यहाँ लेसर करना है तो हमको बनानी 20,000 की थी तो हमने 2 लाख का टैक्सेबल लगा दिया था। हमारा जो टैक्स परसेंटेज था वो 12, वो हमारा क्या बोलते हैं 12% होना चाहिए था, हमने 28% लगा दिया था। यानी कि जब हमको पैसे हमने ज्यादा ले लिए हो या हमें पैसे वापस करने पड़ रहे हो तो वो क्रेडिट नोट होता है। और डेबिट नोट क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, कि जब हमने कोई इनवाइस टैक्स इनवाइस काटी हो और उसमें कोई चीज ऐड करना हम भूल गए हो, तो हमने सामान चला गया हो लेकिन हमने उसमें बाद में देखा कि सामान तो चला गया लेकिन हमने उसको ऐड नहीं किया, तो उससे इनवाइस वैल्यू हमारी बढ़ेगी। तो टैक्स इनवाइस गोइंग ग्रेटर, तो टैक्स इनवाइस की वैल्यू बढ़ेगी। या कोई एरर आ गया हो टैक्सेबल वैल्यू में या टैक्स परसेंटेज में कि हमको 2 लाख का बनाना था तो हमने 20,000 का बनाया, हमको 28% टैक्स लगाना था तो हमने 12% ही टैक्स लगाया। तो सीधी सी बात आप समझिए क्रेडिट नोट में क्या होता है कि हमारा माइनस होता है, यानी कि हमको पैसा वापस करना पड़ता है। और डेबिट नोट में हमारा क्या होता है कि हमको पैसा मिलता है, तो यहाँ को इसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। तो क्रेडिट माने माइनस, हमको अपनी इनवाइस वैल्यू में माइनस करना पड़ेगा। डेबिट नोट में हमें अपनी जो हमने टैक्स इनवाइस जारी की है उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या चीज है। अब यहाँ पे आप देखिए इसी चीज को यहाँ इन्होंने समझाया है आई में कि क्रेडिट नोट इशूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन सप्लाईज बी टू ई। बी टू ई का मतलब जो हमारी बिक्री है, मैंने बताया ना बी टू ई, ये देखिए बी बी सी डी ई, जो हमारी सप्लाई है उसके सेंस में हमने अगर कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया हो उसकी ब्यौरा दीजिए। देखिए माइनस चार्ज यहाँ पे है,
जे देखिए, डेबिट नोट इशूड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड बी टू ई। बी टू ई में कोई हमें डेबिट नोट करना पड़ा हो, यानी कुछ हमारी वैल्यू बची हो। अब आप समझ गए, साइंस से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। हमारा कोई अमेंडमेंट हुआ हो, हमने कोई गलती की हो, आपने पिछले रिटर्न में जिसको हमने अमेंड करके सही किया हो, तो उसमें हमारी हमको ज्यादा पैसे मिल रहे हो या ज्यादा टैक्स की लायबिलिटी हमें हो रही हो, तो वहाँ प्लस चार्ज इसलिए दिखाया गया है। एल देखिए, सप्लायर टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट। हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम हुई हो, तो इसको माइनस चार्ज हम करेंगे। यानी कि यहाँ पे जब टैक्स टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, जब हमने टैक्स डिक्लेयर किया है, टैक्स हमने अपना बढ़ाया है, तब हम के में दिखाएंगे, और जब टैक्स हमारा रिड्यूस हुआ है तो हम इसको हम माइनस में दिखाएंगे। इसको हम यहाँ पे एम में देखिए, सब टोटल आई टू एल, आई जे के एल, ये हम पूरा इसको हम जोड़ लेंगे। जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएगा, जो माइनस माइनस है वो जुड़ जाएगा, और प्लस और माइनस में घट के हमारी एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाएगी। नहीं समझ में आया? इसमें हम ये क्या करेंगे कि हम जो प्लस प्लस की वैल्यू है वो जुड़ जाएगी, जो माइनस माइनस की वैल्यू है वो जुड़ जाएगी। अब प्लस वैल्यू में से माइनस की वैल्यू घट जाएगी, तो वो चीज हमारे सामने एकदम एग्जैक्ट में आ जाएगी। अब एंड देखिए, सप्लाईज एंड एवब ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एच प्लस एम। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें ये देखिए, आप यहाँ पे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम एक्स एच और एम को जोड़ेंगे। हमारा एच कहाँ था, एच जो हमने यहाँ जोड़ा था, ये देखिए, तो हमने यहाँ जोड़ा था एच, ये हम ये सीरीज में हम एम, ये हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप एम में देखिए, यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ है, कि इसको हम माइनस सहित जोड़ने का मतलब कि जो हमारी वैल्यू है उसमें से वो घट जाए। जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए 11,30,373, यहाँ पे ये CGST है हमारी, और यहाँ पे -26 हमारा आया है। तो 11,30,373 यानी 11,30,373 में से हम 26,795, जो कि माइनस का साइन है, इसे जोड़ेंगे तो 11,03,000 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरी वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हम करेंगे, फिर हम इसके बाद सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अब अगर कोई भी एंट्री पिछली एंट्री से 20% से कम हो रही है या मोर हो रही है, यानी कि कोई भी एंट्री जो ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हुई है उसमें आपने संशोधन कर दिया, और वो 20% प्लस माइनस अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। देखिए नोट यहाँ लिखा हुआ है, नोट आप ध्यान दे रहे हैं, नोट यहाँ लिखा हुआ है, द फील्ड which our system computed value would be modified by more or less than 20% shall be highlighted in red for the reference attention। अगर कोई भी वैल्यू में आपने करेक्शन किया और वो करेक्शन 20% माइनस हो या 20% प्लस हो, इससे ज्यादा हुआ तो वो हाईलाइट हो जाएगा, रेड से हाईलाइट हो जाएगा, ये यहाँ बताया जा रहा है। अब इसके बाद इसको हम कंफर्म कर लेंगे। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि रुक जाएगा, आगे काम नहीं होगा, उसको वहीं पे आप इसको सेव कर लेंगे, तो आपसे कंफर्म की एक विंडो आएगी, उसे आप कंफर्म कर लेंगे और फिर ओके करके इसे सक्सेस कर देंगे। इस तरह से ये आपकी जो विंडो है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप देखते हैं बैक टू GSTR9 डैशबोर्ड। ये आप देखिए, यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे हाईलाइट है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ से बैक करेंगे तो बैक पोर्शन पे ये फिर से हमारे आ जाएगा। इस तरह से ये जो टेबल 4 है, ये टेबल 4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिए, बड़ी टेबल है, इसी तरह की अब आगे की कई टेबलें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप इसको समझिए और इसको 2-3 बार वीडियो आप इसको देखिए। ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।